हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका उपयोग हम क्यों करते हैं। जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और हमें वहाँ पर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम मेमोरी में स्पेस बनाते हैं। सपोज़ हमें यूज़र से एक नंबर लेना है तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं इंट ए। तो कंपाइल टाइम में इस ए के लिए, जो कि डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, तो ये अगर 2 बाइट लेता है, इसकी साइज़ 2 बाइट है, तो मेमोरी में इसके लिए 2 बाइट का जगह बन जाता है। ये कंपाइल टाइम पर होता है। इसी तरीके से अगर हम अरे बनाना चाहते हैं तो इंट ए 10 लिखते हैं। तो कंपाइल टाइम पर इसके लिए मान लीजिए एक इंटीजर की साइज 2 बाइट है, तो 10 इंटीजर्स के लिए 20 बाइट साइज, जो 20 बाइट्स का एक अरे मेमोरी में बन जाता है या स्पेस रिजर्व हो जाता है उसके लिए। तो इस तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है तब हम मेमोरी में स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, और अभी तक हमने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन ये जो स्पेस बनता है मेमोरी में, ये कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम का मतलब ये है कि हमें प्रोग्राम बनाते हैं जब, तो कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ये पता होता है कि इसके लिए इतनी साइज़ मेमोरी में लगेगी या इतना साइज़ रिजर्व करेगा वो, तो वो उतना स्पेस रिजर्व करता है। तो इस तरीके से अगर हमें मेमोरी में स्पेस बनाना है तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तो है कंपाइल टाइम, या हम इसको स्टैटिक बोलते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसका साइज़ हमें पता होता है। दूसरा, हम रन टाइम पे भी मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन होगा या कंपाइल होगा, कंपाइलर को ये नहीं पता होगा कि अभी कितना मेमोरी एलोकेट करना है या फिर कितना साइज़ स्पेस लेना है। जब ये प्रोग्राम रन होता है तो रन होने के बाद हम स्पेस या फिर उसकी साइज़ देते हैं जो कि मेमोरी में एलोकेट करना होता है। तो इस प्रकार से रन टाइम पर अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इसे हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कहेंगे। जैसे कि ये कंपाइल टाइम है, इसी तरीके से हम रन टाइम पे भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम न्यू, और उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आज इसके बारे में ही हम समझेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू ऑपरेटर, और दूसरा है डिलीट। एक लाइन में पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। न्यू ऑपरेटर का यूज़ रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जब हम वेरिएबल या फिर अरे बनाते हैं साइज़ के साथ, तो वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब कंपाइल टाइम पे उसकी साइज़ पता होती है हमें। यहाँ पर अगर हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करें तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। मतलब रन टाइम पर हम देते हैं कि कितना स्पेस हमें रिजर्व करना है या कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, तो उस समय वो एलोकेट होती है मेमोरी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यू। इसी तरीके से हमने जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया हुआ है न्यू ऑपरेटर के द्वारा, उस मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए या उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हम यहाँ पर, या उसको डी एलोकेट करने के लिए हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब एक एक करके हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर का पहले सिंटैक्स देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद एक छोटे से प्रोग्राम से इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यू से। न्यू, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हुए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। तो जब मेमोरी एलोकेशन होता है तो ये उसका एड्रेस रिटर्न करता है, जिसको हम पॉइंटर पर स्टोर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए कि डायनेमिकली एक इंटीजर के लिए हमको मेमोरी एलोकेट करनी है, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, न्यू इंट, ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन जब हम न्यू और इंट इस तरीके से लिखेंगे तो जो यहाँ न्यू ऑपरेटर है वो इंटीजर के लिए मान लीजिए 2 बाइट की जगह चाहिए तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा, लेकिन ये उस मेमोरी जो भी स्पेस रिजर्व करेगा उसके लिए एक उसका जो भी एड्रेस होगा उसको वो रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पॉइंटर की ज़रूरत होगी जो उसको स्टोर करा सके। तो यहाँ पे जो पूरा सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा,
पूरे सिंटेक्स में हम यहाँ पर एक पॉइंटर लिखेंगे, पॉइंटर इज इक्वल न्यू, फिर यहाँ पर जिस भी स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करना है वो लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करना है तो वो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा न्यू ऑपरेटर यहाँ पर। तो पॉइंटर जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो इंटीजर टाइप का होगा। मतलब इसको मैं लिखूँ स्टेटमेंट में, इंट एक पॉइंटर मैंने बनाया p। अब उसका यूज़ न्यू ऑपरेटर के साथ ऐसे करेंगे, p इज इक्वल न्यू इंट, सिंपल। तो ये न्यू ऑपरेटर एक इंटीजर के लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। रन टाइम पर एक मेमोरी एलोकेट होगी एक इंटीजर के लिए 2 बाइट। उसके बाद जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका जो भी एड्रेस होगा वो न्यू ऑपरेटर द्वारा रिटर्न होगा और यहाँ पर हमने एक इंटीजर पॉइंटर देखिए बनाया हुआ है, ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। बाद में हम उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इस पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो न्यू ऑपरेटर है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। तो उस स्पेस को मेमोरी को यूज़ करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत होती है ताकि उस पॉइंटर के द्वारा हम उस मेमोरी को एक्सेस कर सके, या तो वैल्यू वहाँ स्टोर करनी हो या तो फिर उसको एक्सेस करना हो। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, हमने एक पॉइंटर बनाया और इसके बाद p इज इक्वल न्यू इंट, जो भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगा उसका एड्रेस यहाँ पर p के पास होगा जिसका यूज़ हम आगे उसको एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने एक डेटा टाइप के लिए यहाँ पर बनाया है मेमोरी। हम ये जो न्यू ऑपरेटर है इसके द्वारा अरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अरे के लिए भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सिंपल, जैसे हम सिंगल डेटा टाइप है उसके लिए हमने एक मेमोरी एलोकेट किया। अगर हम अरे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जहाँ पर उसकी साइज़ लिखेंगे, मतलब न्यू, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप इंट है तो यहाँ पर हम साइज़ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5। अब ये साइज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो वेरिएबल के रूप में यूज़र से ले सकते हैं, जो रन टाइम पे यूज़र साइज़ देगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो इसका जो सिंटेक्स पूरा लिखेंगे कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे तो पॉइंटर होगा जिसको एड्रेस रिटर्न होगा, इज इक्वल न्यू, उसके बाद पर्टिकुलर जिस डेटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं टाइप, और अंदर होगा यहाँ पे साइज़। ये साइज़ वेरिएबल हो सकता है। तो एक एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखे तो इंट, हमने एक पॉइंटर बनाया p और उसके बाद p इज इक्वल न्यू इंट और यहाँ पे साइज इसका दे दिया 5। तो इस तरीके से ये डायनेमिकली जो इंटीजर के लिए एक अरे के लिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करेगा जितना भी इसके लिए सफिशिएंट मेमोरी की ज़रूरत होगी, और उसका जो एड्रेस होगा फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वहाँ पर ये p को रिटर्न हो जाएगा, यानी पॉइंटर को। तो इस तरीके से अगर हम अरे के लिए यूज़ कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर को तो ये डायनेमिकली अरे जब एलोकेट करता है अरे के लिए मेमोरी स्पेस, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो यहाँ पर रिटर्न करता है। तो इस तरीके से इस पॉइंटर का यूज़ करते हुए अब हम उस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं और वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दो स्टेटमेंट को जो मैंने 2 लाइन पे लिखा हुआ है, हम चाहे तो इसको 1 लाइन पर भी लिख सकते हैं। तो डायनेमिक तरीके से जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, चाहे वो एक डेटा के लिए एक डेटा टाइप के लिए कर रहे हो, मतलब एक वेरिएबल के लिए, और मान लीजिए एक अरे के लिए भी कर रहे हो, तो उसके बाद जब हम उसको एक्सेस करना होता है तो उसको भी हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया हुआ है तो उसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट, अगर हमने एक इंटीजर के लिए या एक डेटा टाइप के लिए एक सिंगल मेमोरी एलोकेट किया हुआ है सिंगल वेरिएबल के लिए, तो उसको अगर हमको एक्सेस करना होगा तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पॉइंटर में करते हैं, मतलब एस्टेरिस्क सिंबल के साथ डी रिफरेंसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा इंट पॉइंटर p इज इक्वल न्यू इंट, तो इस तरीके से एक इंटीजर के लिए यहाँ पर अगर मेमोरी एलोकेट होता है
तो उसको एक्सेस करने के लिए इस पॉइंटर p का हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंटर p है इसका हम यूज़ करेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे सी आउट पॉइंटर p, ये उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और उसको अगर वैल्यू देना है हमको तो इस तरीके से लिखेंगे पॉइंटर p इज इक्वल 100। मतलब जो पॉइंटर का नाम है जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं उसको हम एस्टिक सिंबल के साथ यानी डी रिफ्रेंसिंग करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो पॉइंटर p इज इक्वल 100, वहाँ पर 100 वैल्यू स्टोर हो गई और सी आउट पॉइंटर p हमने लिखा तो वो जो वैल्यू वहाँ पर स्टोर है 100 मान लीजिए स्टोर है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एक डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल के लिए इस तरीके से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो सिंपल उसी तरीके से एक्सेस करेंगे जैसे हमने पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर जो मेमोरी एलोकेट की है वो अरे है तो अरे को मेमोरी एलोकेट करने के बाद हम कैसे यूज़ करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड, अगर हमने अरे के लिए मेमोरी एलोकेट किया है मतलब इस तरीके से मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल न्यू इंट और उसके बाद मान लीजिए साइज है यहाँ पर 5। अब इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहले देखिए एक छोटा सा लूप यहाँ पे लिखता हूँ फिर इसको बताता हूँ। फॉर मैंने एक लूप बनाया, मान लीजिए आई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन मान लीजिए इसकी साइज़ यहाँ पर 5 लिखी हुई है तो 5 ले लेते हैं, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और आई प्लस प्लस। अब इस लूप में मान लीजिए हमको ये जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है अरे के लिए 5 इंटीजर्स के लिए उसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर p को यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। हम लिख सकते हैं यहाँ पर p सबस्क्रिप्ट और यहाँ पर जो भी सबस्क्रिप्ट ने हमने वेरिएबल देखिए लूप में यूज़ किया हुआ आई इज इक्वल 0। तो पहला आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है तो ये अरे प्रकार से ही यूज़ हो रहा है। यहाँ पर 0 लिखा गया है मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि जब अरे होता है तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनिशियलाइज होता है इंडेक्स नंबर, और ये 5 है मतलब 0 से 4। तो PI यहाँ पर इसको देखिए ये अरे टाइप से यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर अरे के नाम की तरह पॉइंटर का यूज़ किया जा सकता है और अंदर में सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर PI इज इक्वल 0 लिखा गया है तो आई की वैल्यू 0 to 4 चेंज होगी और अलग अलग लोकेशन पे जो इनिशियलाइज होगी वैल्यू वो होगी 0। तो आप इस तरीके से पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरे सबस्क्रिप्ट में हम अरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद अंदर लिखते हैं जो भी सबस्क्रिप्ट होता है, वैसे ही पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन में आप यहाँ पर बिल्कुल अरे की तरह इसको ट्रीट करेंगे। मतलब पॉइंटर का नाम हमने p लिखा हुआ है और सबस्क्रिप्ट में उसकी जो वैल्यूज़ है वो आई यहाँ पर जो लूप की वैल्यू वो यूज़ हो रही है। तो इसके अलग अलग जो लोकेशन है वो एक्सेस होंगे। क्योंकि 0 जो होता है लोकेशन, 0 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि पॉइंटर को जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पर मिला हुआ होता है तो यहाँ पर PI से लेके 4 तक ये बढ़ेगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे हम यूज़ कर सकते हैं डी रिफ्रेंसिंग सिंबल के साथ, मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पॉइंटर p, पॉइंटर सिंबल बाहर होगा यहाँ पर p प्लस i, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इज इक्वल 0। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में हम लोग पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए डी रिफ्रेंसिंग सिंबल के साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने सेकेंड लाइन यूज़ किया हुआ है इसे पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन कहते हैं। जैसा कि पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन में देखिए पॉइंटर के नेम को अरे की तरह यूज़ किया गया है, पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन में हम पॉइंटर के साथ ऑफसेट ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंटर p है प्लस ऑफसेट मतलब ये जो वैल्यूज़ है 0 1 2 3 इस तरीके से इसके साथ ऐड होगी और जो रिजल्टिंग एड्रेस होगा उसको इस तरीके से हम डी रिफ्रेंसिंग कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पर पॉइंटर p मान लीजिए है, एक उदाहरण लेते हैं, इसके पास जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा प्लस 0 ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो स्टार्टिंग एड्रेस ही होगा। और यहाँ पर हमने एस्टिक सिंबल का यूज़ किया हुआ है, मतलब डी डिफरेंसिंग किया है, तो यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आई की वैल्यू फिर आगे चेंज होगी और यहाँ पर होगा
1, तो पॉइंटर के पास बेस एड्रेस तो होगा ही, प्लस 1 होगा तो एक से ये इंक्रीमेंट होगा। तो आपको पॉइंटर इंक्रीमेंट के बारे में जैसा कि पहले ही मैंने बताया हुआ है, पॉइंटर अगर इंटीजर है और उस पर एक इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका एड्रेस 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, फ्लोट है तो 4 बाइट से होगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट से, मतलब पॉइंटर जिस टाइप का है उस टाइप से इंक्रीमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे p+1 लिखते हैं तो इंटीजर अगर 2 बाइट की जगह लेता है तो ये इसका जो एड्रेस है, रिजल्टिंग एड्रेस, वो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पर हमने इसको डीरेफरेंसिंग का यूज़ किया हुआ है, मतलब एस्टेरिस्क सिंबल का, तो वहाँ पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आगे के एलिमेंट भी एक्सेस होंगे। तो इस तरीके से अगर आपने अरे एलोकेट किया हुआ अरे के लिए मेमोरी डायनेमिकली, तो आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ये पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ है ये पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन है। आप दोनों तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। यहाँ पर अरे की तरह से यूज़ किया गया है, यहाँ पर डीरेफरेंसिंग की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये मेमोरी एलोकेट होती है, बाद में इसको यूज़ करने के बाद हम इसे डी एलोकेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं। डिलीट, सिंपली डिलीट ऑपरेटर का यूज़ हम न्यू ऑपरेटर द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए करते हैं। जिस तरीके से हमने मेमोरी एलोकेट की गई है, फिर इसको हम डी एलोकेट करते हैं, तब हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमने मेमोरी इस तरीके से एलोकेट की है, इंट पॉइंटर p इज इक्वल न्यू इंट, तो इस तरीके से सिंगल डेटा टाइप के लिए हमने अगर मेमोरी एलोकेट की है, तो इसको डी एलोकेट करने के लिए हम लिखते हैं डिलीट और उस पॉइंटर का नाम जिसके द्वारा हमने इसको एलोकेट किया था मेमोरी, यानी p, सिंपल उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर डिलीट p लिखने से जो भी पॉइंटर द्वारा मेमोरी एलोकेट की गई थी वो डी एलोकेट हो जाती है। लेकिन अगर इसको अरे टाइप से हमने मेमोरी एलोकेट किया था तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमने इस तरीके से मेमोरी एलोकेट किया था अरे के लिए, इंट पॉइंटर p इज इक्वल न्यू इंट, सपोज साइज में यहाँ पे देता हूँ 5, तब इसको डी एलोकेट करने के लिए हम लिखेंगे डिलीट और फिर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अरे सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद उस पॉइंटर का नाम जिसके द्वारा मेमोरी एलोकेट की गई थी। तो ये 2 तरीके से हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए करते हैं। पहला, अगर हमने सिंगल के लिए यूज़ किया है तो इस तरीके से डिलीट और पॉइंटर का नाम, लेकिन अरे के लिए अगर हमने मेमोरी एलोकेट किया है तो उसको हटाने के लिए या उसको डी एलोकेट करने के लिए डिलीट सबस्क्रिप्ट, उसके बाद उस पॉइंटर का नाम। तो इस तरीके से डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम न्यू ऑपरेटर द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को डी एलोकेट करते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में, इस सेंटेक्स में हमने न्यू और डिलीट का सेंटेक्स देखा। हमने देखा कि कैसे न्यू का यूज़ करते हुए हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, या फिर एक अरे के लिए हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, और कैसे हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए न्यू ऑपरेटर द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। अब इसका हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और हम देखेंगे कि जब रियल प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं तो कैसे हम यूज़र द्वारा रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं, और रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कराने के बाद वहाँ वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं या उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैज़ इंक्लूड iostream .h, और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। यहाँ पर सिंपल हम एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराएंगे और उसका हम टोटल करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करेंगे वो डायनेमिकली करेंगे, मतलब यूज़र से रन टाइम पर सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे वो लिए जाएंगे और उसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इंट मेन से। सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी? इंट
यूज़र से नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिया जाएगा n, वो यहाँ बना लेते हैं। क्योंकि लूप में हमको ये प्रोग्राम बनाना है, उसके लिए मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ i। अब जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने होंगे वो फ्लोट में होंगे, तो जो मेमोरी एलोकेट किया जाएगा फ्लोट में, उसके लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ p। उसके बाद उन मार्क्स को हम टोटल भी करेंगे, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ यहाँ पर टोटल इज इक्वल 0। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीजर के 2 वेरिएबल और फ्लोट में एक पॉइंटर और एक वेरिएबल है। अब यूज़र से सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंटर कराऊंगा। तो एक यूज़र को मैसेज देंगे हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट को एंटर कराने के लिए, सी आउट स्लेशन बैकस्लेशन एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है cin। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए है, सपोज 2 सब्जेक्ट देते हैं, 3 देते हैं, 5 या फिर 10 सब्जेक्ट देते हैं, वो यहाँ पर n पर स्टोर हो जाएगा। अब हम इस n के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं, मतलब इतने सब्जेक्ट होंगे, मेमोरी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा हम यहाँ पर अरे के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता है, उसके लिए हम यहाँ पर न्यू ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया हुआ है और वहाँ पर स्टोर कराने हैं मार्क्स। तो फ्लोट टाइप के अरे के लिए हम लोग यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो पॉइंटर हमने फ्लोट बनाया हुआ है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, p इज इक्वल न्यू और टाइप होगा फ्लोट और यहाँ पर होगा साइज, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिंटेक्स में। तो साइज में यहाँ पर वेरिएबल n है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे n। तो रन टाइम पर यूज़र द्वारा n की संख्या जो भी दी जाएगी, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र से वो साइज लिया जाएगा और यूज़र के अकॉर्डिंग दी गई साइज के हिसाब से यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की जाएगी, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस हमको यहाँ पर मिलेगा p के पास। अब उस डायनेमिक तरीके से एलोकेट की गई मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंटर p का यूज़ करेंगे, चाहे वहाँ पर वैल्यू स्टोर करानी हो या तो फिर उस वैल्यू को हमको एक्सेस करना हो। तो प्रोग्राम अभी कंटिन्यू होगा। वहाँ पर वैल्यू स्टोर कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल i बनाया हुआ है और मार्क्स को टोटल कराएंगे जहाँ पर हमने टोटल बनाया हुआ है। तो प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ और फॉर लूप का यूज़ हम करते हैं। न्यू और डिलीट ऑपरेटर को समझने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अब यूज़र को एक मैसेज देंगे, एंटर मार्क्स। अब यूज़र द्वारा जो भी साइज दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये लूप लगाएंगे और वहाँ पर हम सब्जेक्ट के मार्क एंटर करेंगे। तो वेरिएबल है i इज इक्वल 0, क्योंकि हम अरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। i इज़ लेस देन, साइज n पर है n और यहाँ पर i प्लस प्लस। अब यहाँ पर यूज़र द्वारा जो भी एंटर कराया जाएगा मार्क्स वो स्टोर होगा अरे पर। तो यहाँ पर हम एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, सब्जेक्ट की जो भी संख्या है कि सब्जेक्ट 1 है कि 2 है, वो भी यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और लिखेंगे \n सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट का नंबर हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, जिसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। हमारे पास है i, तो हम लिखेंगे i प्लस 1। चूँकि हमको यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर प्रिंट कराने हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, जैसे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तो लूप के ही वेरिएबल i का यूज़ कर रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट है। तो प्लस हमने 1 ऐड किया है ताकि सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सी इन,
यहाँ पर अब वो उस मैसेज के सामने कर्सर होगा और जब भी हम एंटर करेंगे तो वो इस तरीके से स्टोर होते जाएगा मेमोरी पर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर पॉइंटर का, जो कि हमने P बनाया हुआ है बिल्कुल अरे की तरह से, और सबस्क्रिप्ट में वेरिएबल जो कि लूप बनाए हुए हैं I उसका यूज़ कर रहे हैं, और फॉर लूप क्लोज। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट का जो भी नंबर होगा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद सी इन से आप जो भी एंटर कराते जाएंगे ये लूप स्टार्ट रहेगा और आगे बढ़ते जाएगा। सबस्क्रिप्ट में हमने आई का यूज़ किया है, मतलब P0 होगा, फिर P1 होगा, PT होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंटर है वो अरे तरीके से यूज़ किया गया। जैसे अरे में अरे का नाम होता है फिर सबस्क्रिप्ट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यूज़ किया है। हमने देखा था कि दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, जहाँ के पॉइंटर को हम अरे के नाम की तरह यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं उसमें एलिमेंट एक्सेस करने के लिए या फिर स्टोर कराने के लिए। तो P0, P1, P2, P3, P4 जो भी साइज होगा वहाँ पर वैल्यू स्टोर होते जाएगी लगातार। आगे बढ़ते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कराएंगे, साथ में उसको टोटल भी कराएंगे। तो जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं फिर से इसको इरेज करके यहाँ पर अगला जो फॉर लूप है वो यूज़ करता हूँ। कंटिन्यू है प्रोग्राम अभी। अब यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन में आगे, मार्क्स, और फिर फॉर लूप यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर उसी तरीके से जैसे हमने पहले यूज़ किया था, i = 0, i <n, i प्लस। अब हमको स्क्रीन पर वे सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराने हैं और टोटल भी कराना है। तो इस तरीके से लिखेंगे Cout सब्जेक्ट। यहाँ पर आप न्यू लाइन पे लाने के लिए \n का भी यूज़ कर सकते हैं, \n सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट की संख्या यहाँ पर फिर डिस्प्ले कराने के लिए पिछली बार की तरह i + 1। ये हो गया, सब्जेक्ट की संख्या डिस्प्ले होगी। अब इसके आगे में हम डिस्प्ले कराएंगे जो भी उसके नंबर्स हैं, जो भी हमने एंटर कराए थे मार्क्स। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे Cout। अब यहाँ पर पहले हमने देखा पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज़ किया था, यहाँ पर हम पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम देख लेंगे कि दोनों ही तरीके से कैसे एक्सेस किया जा सकता है इस तरीके से मेमोरी जो हमने एलोकेट किया है रन टाइम पर। तो पॉइंटर ऑफसेट का इस तरीके से यूज़ करेंगे। पहले हम एस्टिक सिंबल डीरेफरेंसिंग के लिए यूज़ करेंगे, फिर पॉइंटर का नाम प्लस इस लूप की संख्या, हमारे पास लूप का वेरिएबल है i, तो फिर यहाँ पर यूज़ होगा i और ये क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का नंबर प्रिंट होगा, उसके आगे फिर प्रिंट होगा जो भी हमने सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर प्रिंट कराए थे, जो कि यूज़र द्वारा एंटर कराए गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन का यूज़ हुआ है, मतलब पॉइंटर है और उसके साथ हम उसमें ऑफसेट नोटेशन, यहाँ पर ऑफसेट की संख्या जो भी है वो ऐड कर रहे हैं, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। और जो रिजल्टिंग एड्रेस होगा उसको हम यहाँ पर एस्टिक सिंबल हमने यूज़ किया हुआ है, मतलब डीरेफरेंसिंग कर रहे हैं। तो बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस में जो भी 0, 1, 2 ऐड होगा तो रिजल्टिंग एड्रेस बनते जाएगा और उसको हम डीरेफरेंसिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो हमने शुरू में वैल्यू स्टोर कराए थे वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ हमने दोनों ही तरीके से यूज़ किया है जैसा कि हमने सिंटेक्स में देखा था। अब टोटल का यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, टोटल = टोटल प्लस, और एलिमेंट का यूज़ इस तरीके से फिर करेंगे i। अब जब इस लूप से बाहर आएंगे तो मार्क्स तो सारे प्रिंट हो ही जाएंगे स्क्रीन पर, साथ में हमको यहाँ पर इसका टोटल मिल जाएगा टोटल वेरिएबल के पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल को, सॉरी Cout का यूज़ करेंगे, Cout \n, और मैसेज डिस्प्ले करेंगे टोटल = वेरिएबल का नाम हमारे पास है टोटल। अब सबसे लास्ट में जैसा कि हम प्रोग्राम में लिखते हैं गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, गेट ch और सबसे लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट
और ये मेन फंक्शन क्लोज, रिटर्न 0 और यहाँ पर हम मेन फंक्शन क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने दोनों ही तरीके से यूज़ किया हुआ है। जो पॉइंटर है जिसको हम मेमोरी में वैल्यू स्टोर कराने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और उसको फिर एक्सेस करने के लिए भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉइंटर सबस्क्रिप्ट नोटेशन का यूज़ किया और उसके बाद सेकेंड जब हम उसको प्रिंट करा रहे हैं या टोटल करा रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन का हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम फॉर लूप का यूज़ पहली बार हमने किया, वहाँ पर वैल्यू स्टोर कराया, दूसरी बार में हमने उस वैल्यूज़ को प्रिंट कराया और टोटल किया। उसके बाद जब इसका यूज़ हो जाता है तो बाद में हम इसको फ्री कर सकते हैं, मतलब डीएलोकेट भी कर सकते हैं डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। जब भी हम न्यू का यूज़ करेंगे तो डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि उसको हम डीएलोकेट कर सके। तो यहाँ पर जैसे पिछले प्रोग्राम में हम गेट सीएच और रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जब इसका यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पर हम डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो लास्ट में गेट सीएच या रिटर्न 0 जो भी स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है उसके पहले इस तरीके से लिखेंगे डिलीट। अब चूंकि ये अरे है जिसके लिए मेमोरी एलोकेट किया था तो लिखेंगे हम सबस्क्रिप्ट, फिर उस पॉइंटर का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा मेमोरी एलोकेट किया गया था, जिसका यूज़ किया गया था मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंटर का नाम है p। तो इस तरीके से हम लिखेंगे p। फिर सबसे लास्ट में वही स्टेटमेंट होंगे जो पहले मैंने लिखा था गेट ch और सबसे लास्ट में रिटर्न 0 और यहाँ पर ये मेन फंक्शन क्लोज। तो यहाँ पर इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया जैसे हम एक सिंपल अरे के लिए बनाते। यहाँ पर अंतर इतना ही होगा, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो यूज़र से जो भी साइज़ होगा वो लेगा, उस साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेमोरी एलोकेट की होगी और हम वहाँ पर वैल्यूज स्टोर कराएंगे और एक्सेस करेंगे। तो पिछले जो हमने अरे के प्रोग्राम बनाए हैं और इस प्रोग्राम में अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है वो डायनेमिक तरीके से हो रहा है, जबकि पिछले प्रोग्राम में स्टैटिक होता था। मतलब जब प्रोग्राम रन होता था तो रन होने के पहले ही हम उसका साइज़ वहाँ पर दे देते थे और कंपाइल टाइम पर वो साइज़ पता होती थी। मतलब जब प्रोग्राम रन होगा तो आप उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही लूप चलाएंगे, जबकि इस प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम रन होता है तो यूज़र रन होने के बाद इसका साइज़ देता है, डायनेमिक तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है और उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम है जहाँ मैंने न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज़ आपको बताया। आगे हम प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बनाएंगे, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे, जहां पर न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज़ हम करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से अगर यूज़ करें यानी क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करें तो वहां इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं डायनेमिक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यानी रन टाइम पर। तो आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज़ हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं, इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है। आगे हम और भी ट्यूटोरियल देखेंगे C++ के। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।